हर जवान युवा तुर्क होता है, युवा भी हो, जवान भी हो और पुलिस ऑफिसर भी हो, तो युवा तुर्क वाला जो एक फीलिंग आता है डबल हो जाता है। और उसके साथ में जरा तड़का लगा हो उसमें मीडिया का भी, तो फिर मामला और भी अच्छा हो जाता है। ऐसे ही बेहतरीन पुलिस अफसर और बेहतरीन युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं हमारे उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं, जो नए डीजीपी हैं अभिनव कुमार। मेरा उनसे बहुत पुराना एक, जब वो एसएसपी देहरादून हुआ करते थे तब से उनको देखता आया हूँ, उनकी कार्यशैली से वाकिफ हूँ। और उसके पहले वो मीडिया से भी संबंधित रहे, कैबिनेट में पढ़े हैं। तो आज हम लोग आ पहुंचे हैं डीजीपी अभिनव कुमार के पास में और देखते हैं कि नए जिम्मेदारी के रूप साथ में वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनका युवा तुर्क वाला वो रूप अभी भी बरकरार रहेगा, समय के साथ में कुछ परिवर्तन होगा, या फिर एक जो उनका विजन जो मैं देखता आया हूँ वो पूरा होगा। आपका स्वागत है अभिनव भाई। नमस्कार बसंत जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बड़े ही कहूँगा जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद बसंत जी। और बिल्कुल सही बात है, आपसे बहुत पुराना संबंध रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा, नववर्ष की भी, गणतंत्र दिवस जो बीता है उसकी भी, और आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो ये कामना करता हूँ। और प्रयास रहेगा कि नए साल में हम लोग नई ऊर्जा के साथ, जो उत्तराखंड पुलिस है हमारी 28,000 की ये फोर्स जो है, ये हमारे प्रदेश की जनता की, और प्रदेश में जो भी पर्यटक और तीर्थ यात्री आते हैं उनकी सेवा करने में जनता की अपेक्षा। आशीष से आपका परिचय करा दूं। आशीष हमारे न्यूज हेड हैं और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सब पे को आशीष ही होल्ड करते हैं और बड़े अच्छे युवा जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह ही। नहीं। तो आशीष, आपके क्या सवाल? पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपसे सवाल पूछना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने खुद क्राइम रिपोर्टिंग की, कैम्ब्रिज से पढ़े, फिर वापस आए, एक बड़े संस्थान में आपने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की, फिर उसके बाद एक आईपीएस। ये इरादा कैसे बदल गया क्राइम रिपोर्टिंग करते करते फिर क्रिमिनल्स को पकड़ने का इरादा? देखिए, ऐसा है कि क्राइम मतलब इंडिया टुडे में मैं काम कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम पे रिपोर्टिंग की। मैं मतलब पहले तो कॉपी डेस्क पे काम किया था, फिर एक साल मुझे सीनियर रिपोर्टर्स के साथ बड़ी स्टोरीज पे अटैच कर दिया जाता था। तो उस दौरान 2-3 क्राइम की भी स्टोरीज की, एक आध और वैसी नॉर्मल स्टोरीज भी की क्राइम से हटके। लेकिन ये जरूर था कि एक तो चूंकि घर में पहले से खासतौर से मेरे ननिहाल की तरफ कई सारे लोग पहले से पुलिस विभाग में कार्यरत थे, तो उनको बचपन से देखा था। और मतलब वर्दी कहीं घर में थी, और फादर की तरफ से भी, मतलब घर में एक हमारे फादर के बड़े भाई एयरफोर्स में थे, एयर मार्शल से रिटायर हुए। मेरे को और बड़े भाई वो खुद आर्मी में हैं, ही इज अ ब्रिगेडियर। तो कई सारे, मतलब दोनों तरफ से, मदर की तरफ से भी फादर की तरफ से भी वर्दी में कई सारे लोग थे, बचपन से देखता आया था। तो ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि ये करना है। लेकिन चूंकि जब मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लौटा था भारत, तो सभी का, घर वालों की बड़ी इच्छा थी कि भाई एक बार यूपीएससी दिया जाए। और आप जानते हैं उत्तर भारत के सभी मध्यम वर्गीय परिवारों का कॉमन सपना रहता है बिल्कुल, कि हमारा बच्चा या बिटिया जो है वो एक बार कम से कम यूपीएससी में परीक्षा दे और अपना किस्मत आजमाए। तो उनकी भावनाओं का भी थोड़ा सा ख्याल था, और ये था कि एक बार, क्योंकि जब लौट के आया और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, तो ये बात भी थी कि भाई हमारे देश का सबसे चुनौतीपूर्ण एग्जाम है। तो जब एक बार विश्व की सबसे मतलब नामी यूनिवर्सिटी, तो मुश्किल तो आई होगी, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर थे, जब डेस्क पे थे तो डेस्क पे भी आपके जलवे तो थे ही। कितने दिए? पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था। भाग्यशाली रहा, 22 साल की उम्र में ही सिलेक्शन हो गया था। तो और आगे बढ़ने से पहले अटेम्प्ट पे हो गया था आशीष। तो ये जानने, जो आजकल जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स की क्या, देखिए, मेथड लेना चाहिए नए बच्चों को, जो उत्तराखंड के हमारे बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आपके टैलेंट का तो इम्तिहान है ही, मतलब एक बेसिक मिनिमम टैलेंट तो मेरा मानना है कि हर कैंडिडेट में होना चाहिए। लेकिन आपके टैलेंट से ज्यादा यूपीएससी जो है वो आपकी प्लानिंग और प्रिपरेशन का इम्तिहान होता है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है
उस सब्जेक्ट में आपने कितनी गहराई से, आपने पहले तो कितनी गहराई से पढ़ाई की है। फिर जो एग्जाम है, आपको ये समझना होगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, वो किस प्रकार के आंसर्स, मतलब खास तौर से जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें तो खैर कोई बात नहीं, उसमें तो सही गलत का सीधे सीधे फैसला हो जाता है। लेकिन जिनमें भी आपको ऐसे टाइप आंसर्स लिखने होते हैं या लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, उसमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जिस भी सब्जेक्ट से आप, जैसे मान लीजिए आप एंथ्रोपोलॉजी से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए कौन से, मतलब उसके सिलेबस के कौन से अंश एग्जाम के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें किस प्रकार की सोच की और किस प्रकार की किस लेवल की समझ की आपसे उम्मीद की जाती है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न समझ के तैयारी करते हैं और अपने विषय की डेप्थ में जाके तैयारी करते हैं, ना सिर्फ ये कि सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं ना रटने का के अभ्यास से यूपीएससी कभी, मैं समझता हूँ कि क्लियर नहीं हो सकता। आपको समझ होनी चाहिए अपने चुने हुए सब्जेक्ट की, और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग, जो मैंने खुद देखा है जब मैं दिल्ली में था, मुखर्जी नगर के आसपास के जो बच्चे होते हैं, कई बार वो असफल होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। देखिए, ये मैं कहूँगा कि देखिए दूसरी बात ये भी है, जैसा मैंने कहा ना कि यूपीएससी आपके टैलेंट का नहीं, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि कई बार कि आप अगर नहीं, ठीक है, कोई बार मतलब कई बार ये होता है कि बच्चे, मैं समझता हूँ माँ बाप के प्रेशर के कारण, रिश्तेदारों के प्रेशर के कारण या पीयर प्रेशर के कारण यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, पर उनका खुद का मन नहीं होता कि इस तरीके की नौकरी में या इस तरीके के माहौल में काम करें। तो मैं समझता हूँ ऐसे केस में ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं बच्चे। और मैं तो देखिए यही कहूंगा कि जो भी इसकी तैयारी कर रहा है, पहली बात तो ये कि आपके खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे ये करना है, इसलिए नहीं कि मेरे माँ बाप की इच्छा है वो पूरी करनी है, या मेरे भाई बहन चाहते हैं, या मेरे यार दोस्त चाहते हैं इस वजह से, या मेरे दादा दादी या नाना नानी का सपना है कि मैं आईएएस या आईपीएस बनूं। आपके खुद के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए, ये भी एक जीवन का वो है, मैं समझता हूँ कि जीवन में सफलता और विफलता लगी रहती है। तो अगर यूपीएससी में आप सफल हुए हैं अपने परिश्रम के बाद, अच्छी सूझबूझ करने के बाद, तो जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है, सम्मान की बात है। लेकिन जो लोग इसमें नहीं, किसी कारणवश नहीं उत्तीर्ण हो पाते, मेरा उनको यही है कि मैं, जैसे मेरे कई सारे अच्छे दोस्त मित्रगण हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, किसी कारणवश सफल नहीं हुए, फिर उन्होंने कोई और करियर चुना, और फिर उन्होंने ये पाया कि वो उस करियर में बहुत ज्यादा फिट भी हैं और सफल भी हुए और सुखी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आज की तारीख में सफलता का या सुख का या सक्सेस का पैमाना सिर्फ यूपीएससी है। ये सोच खास तौर पे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए मैं फिर कहूंगा कि आज के जमाने में, अब जैसे देखिए हम लोगों के टाइम में तो कई सारे प्रोफेशंस जो आज की तारीख में बड़े रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं और जिनको मतलब समाज में बड़ा इज्जत भी मिलती है, रुतबा भी मिलता है, और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा उसमें इंसेंटिव रहे ही नहीं होंगे, वो उस समय थे ही नहीं, है ना। जैसे लीगल प्रोफेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, होटल इंडस्ट्री वगैरह पहले कहाँ इतना अच्छा मानते थे। वही कोई मान लीजिए होटल में अगर काम कर रहा होता था तो उसको बड़ा वैसे देखा जाता था। सिमिलरली जो लोग पहले हमारे टाइम में जैसे लॉ वगैरह में चले जाते थे, होता था अरे भाई कुछ और नहीं कर पाया तो चलो वकालत कर रहा है। पर आज की तारीख में आप देखिए जो टॉप नॉच लॉयर्स हैं या टॉप नॉच जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं या जो होटल इंडस्ट्री के उनका किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ समाज में आईएएस आईपीएस से कम कोई प्रतिष्ठा नहीं है और उनका कोई मतलब महत्व नहीं। एक नीचे जब आप यूपीएससी में आते हैं, एसपी बन के आते हैं, ट्रेनी, उसके बाद एसपी बनते हैं, और वहाँ के पायदान से इस पायदान तक तो तमाम सिस्टम का हिस्सा होते हुए चैलेंजेस पता होते हैं और टास्क पता होते हैं। तो यहाँ पे आके क्या अब आप देख रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं और टास्क क्या है? देखिए, एक तो ये कि कई मायनों में तो पुलिस अधिकारी, चाहे उसकी रैंक कोई भी हो, उसका एक तरीके से जिम्मेदारी वही रहती है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और
प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, मतलब खासतौर से जनता की समस्याओं को दूर करना। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप सर्विस में ग्रो करते हैं, अलग अलग लेवल पे आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अपने दायरे में, अपनी सोच में, अपने पर्सपेक्टिव में परिवर्तन लाना होता है कि पहले आप किसी समस्या को बहुत बारीकी से देखते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि उसके जो लार्जर इश्यूज हैं उनको कैसे दूर करने का प्रयास किया जाए। कि अब जैसे मान लीजिए पहले जैसे जब मैं एक एएसपी के रूप में काम करता था, तो क्राइम को लेके मैं बहुत एक नैरो लेवल पे सोचता था कि हाँ भाई, इस थाने में क्राइम क्यों हो रहा है, इस मोहल्ले में क्राइम क्यों हो रहा है, और सिर्फ क्रिमिनल्स के पीछे मतलब कार्रवाई करना हमारा मेन मकसद रहता था। अब जब हम मतलब जब एज डीजीपी देख रहा हूँ, तो देन यू रियलाइज कि क्राइम जो है उसके कई सारे कॉम्प्लिकेटेड कारण होते हैं। तो आपको और डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके और सिविल सोसाइटी के साथ काम करके ही आप क्राइम को सफलतापूर्वक टैकल कर सकते हैं। और व्हेन स्पेशली इट इज कंसर्न्ड विद द मित्र पुलिस टैग। हाँ, नहीं खैर देखिए, मित्र पुलिस का भी जो टैग है मेरे ख्याल से वो अपने आप में, जिस समय राज्य बना था जी, और उस समय जो परिस्थितियां थी और जो कुछ गलत धारणाएं थी पुलिस के बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ मित्र पुलिस की धारणा बहुत जरूरी भी थी। लेकिन जैसे जैसे अब राज्य ग्रो किया है और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और अपराध की स्थिति में परिवर्तन आया है, तो मेरा मानना यह है कि ये जो मित्र पुलिस की अवधारणा है, इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने की जरूरत है। कैसा परिवर्तन? कि इन द सेंस कि भाई ठीक है, हम अपने जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनके लिए तो हम मित्र पुलिस थे और रहेंगे, उसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मित्र पुलिस के टैग से ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि जो बाहर के अपराधी हैं या जो हमारे प्रदेश में ही जो असामाजिक तत्व हैं, वो ये समझें कि पुलिस उनके प्रति भी मित्रवत व्यवहार करने के लिए बाध्य है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और बीच बीच में शायद कई बार ये शायद गलत परसेप्शन क्रिएट हो सकता है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस मिथक को भी तोड़ा जाए। नहीं, कभी कभी इसमें गड़बड़ हो जाती है कि अति जोश में वो जो एक कहानी हम बचपन से अखबार में पढ़ते आए ना, पुलिया के नीचे गन्ने के खेत में योजना बना रहे थे, मुखबिर ने खबर दी और वो सब नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको वो नहीं करूंगा। लेकिन मेरी एक वो है कि देखिए जिस तरह से अब हमारे पड़ोसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से यूपी पुलिस ने पिछले 5-6 वर्षों में, मैं समझता हूँ अपराधियों के खिलाफ, खासतौर से जो बहुत ही दुर्दांत किस्म के माफिया थे, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई का उस प्रदेश में असर पड़ा है। लेकिन जो उसका एक असर ये भी पड़ा है कि वहाँ के अपराधी कई बार हमारे जैसे पड़ोसी राज्य में आके शरण लेते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उनको लगता है कि वहां पे आसानी से क्राइम नहीं कर पा रहे, तो वो यहाँ क्राइम करने का प्रयास करते हैं। नहीं, मेनली अभी देखने में यह है कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं या बाहर के क्रिमिनल यहाँ ने अपनी पनाहगाह बना लिया है, शांत जगह समझ के, और जो बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, जो तमाम यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज, तो उनके ये कुछ चेक पॉइंट्स। उसमें भी वही कह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है टूरिज्म प्रधान प्रदेश है, तीर्थाटन भी यहाँ बहुत बड़ा एक हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार है, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन शिक्षण संस्थानों के लिए भी उत्तराखंड अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए पूरी देश में और विदेशों में मशहूर है। तो हम उस पे अगर ब्लैंकेट क्रैकडाउन करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है ना। हम अगर ये माने कि यहाँ आने वाले सभी बाहर से जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं या जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, उनको हम अगर शक की नजर से देखेंगे तो वो भी हमारी समाज के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें इसके प्रति सजग रहना है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, जो इस मतलब जैसे अगर बाहर से संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं, तो हमारे जो होटल एसोसिएशन है, होटल व्यवसायी हैं, उनके साथ अच्छा तालमेल बैठा के हम काम करें। इसी प्रकार से जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके वेरिफिकेशन के लिए, उनके एंटीसीडेंट्स के लिए हम सारे यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट स्कूल्स के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो इसमें सिर्फ पुलिसिया सोच से, या जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक डंडे के दम पे हम कोई सिस्टम में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके। ड्रग्स को लेकर आपकी क्या प्लानिंग? ड्रग्स को 2025 तक खुद देखिए, 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को
ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का लक्ष्य दिया है, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग इसमें पुलिस विभाग तो लगा ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमारा मानना यह है कि इसमें हम अपने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, ये सभी जो सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके सबके आपसी तालमेल और सहयोग से ही हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के सपने को साकार करने में सफल होंगे। हम इन द मीन, और मेरा ये भी मानना है कि ड्रग्स की जो समस्या है वो उसका समाधान सिर्फ पुलिस नहीं है, अवेयरनेस। हाँ, उसमें अवेयरनेस, एजुकेशन, और खासतौर से हमें ये भी रिकग्नाइज करना होगा कि कई सारे जो हमारे यंग स्टूडेंट्स या युवा पीढ़ी के लोग या अदरवाइज और लोग भी जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, तो उनका इलाज जेल नहीं है, उनका इलाज शायद अस्पताल में है। तो उनको हमें रिहैबिलिटेशन का, ट्रीटमेंट का, उन्हें हम हर ड्रग यूजर को हम एक ही डंडे से ना हाकें। नहीं, तो नशा जो है डंडे से नहीं जा सकता, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनकी कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, परिवार में कोई निजी समस्या है, जिस कारण से वो नशे की लत की ओर अग्रसर हुए हैं। तो हमें इनके प्रति थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना होगा और एक सकारात्मक सोच के साथ इनका मतलब इनको टैकल करना होगा। टूरिज्म में हमारा बहुत बड़ा वक्त बीतता है, पुलिसिंग का बहुत बड़ा वक्त बीतता है। जब चारधाम यात्रा चल रही होती है, बहुत बड़ा क्राउड हम लोग संभाल रहे होते हैं। मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं होती है साल भर में, मुझसे ज़्यादा जो बाहर से आ रहे टूरिस्ट उनको संभाल रहे होते हैं। कुछ बेस लेवल से नई ट्रेनिंग शुरुआत करेंगे ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, फिर अभी जिस तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है, वेडिंग डेस्टिनेशन की, तो उसको लेकर हम शुरुआत से ही अपने कांस्टेबल लेवल से एक नई ट्रेनिंग शुरू करें ताकि हम टूरिस्ट के साथ एक नए अप्रोच के साथ मुलाकात, बातचीत कर सके। नहीं, ये तो बिल्कुल, देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, देश भर की पुलिसिंग को अब थोड़ा सा ये समझना होगा कि जैसे जैसे हमारे समाज में समृद्धि बढ़ती जा रही है। देखिए, पिछले 40-50 वर्षों के जो मेन जो सोशल ट्रेंड्स है क्या है, एक तो समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, समाज में एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, ठीक है, और एजुकेशन के साथ साथ जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका स्तर बढ़ा है। तो आज की तारीख में जो 40 साल पहले जो समाज का स्वरूप था वो बहुत बदल गया है। तो आज का हमारा नागरिक जागरूक भी है, थोड़ा और सोशो इको चेंजेस आए, थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड भी हो गया है। पहले सीधा साधा ग्रामीण पर, तो आप जिस तरीके की पुलिसिंग उस समय के समाज के लिए उपयुक्त थी, वो आज के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। आज हम वो ट्रेडिशनल जो लाठी डंडा लेके खड़ा कर देते थे जवानों को, और भाई पब्लिक आ रही है तो उसको हाँक दो, वो पुलिसिंग अब चलने वाली नहीं। अब आपका बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है, अवेयर सोसाइटी है, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार हो चुका है, भाई कोई कहीं पे भी अगर आप सोचते हैं कि आप दुर्व्यवहार कर लेंगे तो तुरंत कहीं ना कहीं वो कैप्चर होकर वायरल हो जाएगा। तो ये सब, इन सब चीजों से अब काम नहीं चलेगा। तो पुलिस को अपने व्यवहार और आचरण में समाज के अनुरूप परिवर्तन। स्मार्ट पुलिसिंग की बात होती है, क्यों आशीष? तो स्मार्ट पुलिसिंग के नाम पे हमारे यहाँ वो काली वर्दी में चीता बड़ा स्मार्ट हो, एकदम जस्ट लाइक वो स्कॉटलैंड यार्ड हमने बना तो दिया, लेकिन उनको पब्लिक वसूली पुलिस के नाम से बुलाती है, बस उनका काम है चालान काटना। हमने चेंज करना, स्मार्ट वर्क विद द चीता। समय समय पे हमें ये फीडबैक मिला है सीपीयू के बारे में और चीता के बारे में, तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जैसे देहरादून जनपद में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको हम बिना सख्त एनफोर्समेंट के हम सुधार नहीं सकते। तो दोनों ही चीजें हैं जहाँ पे, न सिर्फ बल्कि टूरिस्ट प्लेसेस जैसे मसूरी, नैनीताल, ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम है। और मेरा बस यही मानना है कि इन सभी जगहों पर लगातार ट्रैफिक का मतलब बढ़ती हुई संख्या में पर्यटकों का दबाव बढ़ता जा रहा है और जगह लिमिटेड है। देहरादून में भी दबाव बढ़ रहा है, गाड़ियों का बढ़ रहा है। वहाँ जब जहाँ पहले 10 मिनट का जाम लगता था, घंटे भर का जाम लग रहा है, 1.5 घंटे का जाम लग रहा है। पर्याप्त संख्या में पार्किंग हम उपलब्ध करा नहीं पाए। तो जब ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं तब मतलब हमें एक तो ये समझना चाहिए कि चुनौतियां बदल गई हैं पुलिस के सामने। तो हमारी तो कोशिश यही है कि लगातार हम अपने पुलिसकर्मियों की जो ट्रेनिंग है और स्किल्स हैं उसमें अपग्रेडेशन करते रहें, और लगातार टेक्नोलॉजी का भी मतलब अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हम प्रयोग करते रहें, ताकि जैसा जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक इस बारे में स्मार्ट पुलिसिंग का उन्होंने वर्ष 2014 में मूल मंत्र दिया था,
और धीरे धीरे मतलब देश, मैं समझता हूँ देश की सभी पुलिस फोर्सेस ने उस कॉन्सेप्ट को समझा है और धीरे धीरे हम अपनी उसको मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप चूंकि काफी इस टेक सेवी भी हैं, साइबर क्राइम और खास तौर पे डीप फेक और एआई बहुत बड़ी मुश्किल है अब हमारे लिए, कैसे हम लोग? देखिए, ये तो मेरा मानना यह है कि ये मतलब ये तो अभी शुरुआत है। मैं ये कहना चाहूंगा, और हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले वर्षों में एआई का और डीप फेक का और इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का क्या प्रभाव पड़ेगा क्राइम पे और लॉ एंड ऑर्डर पे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब मनुष्य टेक्नोलॉजी का इजाद करता है और उससे कोई समस्या पैदा होती है तो समस्या का हल ढूंढने में भी हम मानवता की मतलब हम मनुष्य जाति की कैपेबिलिटी है। और जैसे जैसे एआई के नए नए प्रयोग सामने आएंगे उसकी काट भी सामने आएगी और हम लगातार इसमें मतलब जो हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जो आईआईटीज हैं, जो और रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी लोग हैं, उनसे हम लगातार संवाद कर रहे हैं। हम लोग एआई के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी तो कोशिश रहेगी कि इवेंचुअली ये स्पेशलिस्ट कैपेबिलिटी एक प्रदेश में अभी जैसे आज की तारीख में एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में साइबर थाना बन गया है ना, वो नोटिफाई हो गया है। पर अब जो स्केल है साइबर क्राइम का, तो मुझे लगता है इवेंचुअली हर थाने लेवल पे, हर चौकी लेवल पे हमको साइबर स्पेशलिटी डेवलप करनी होगी, तभी काम चलेगा। आप कश्मीर में भी रहे, धारा 370 जब हटाई जा रही थी उस वक्त भी आप वहीं पर थे, माहौल में क्या चेंजेस आए हैं? धारा 370 भी आपने देखी, धारा 370 का हटना भी आपने देखा। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कश्मीर की, मैंने उसके बारे में जब मैं वहाँ था तो कई लेख भी लिखे। अब बहुत ज़्यादा तो मैं अब चूंकि वहाँ तैनात नहीं हूँ और डायरेक्टली वहाँ से डील नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरा इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कश्मीर की समस्या थी, वहाँ जो अलगाववाद की भावना पैदा की गई, वो डेफिनेटली हमारे पड़ोसी देश द्वारा स्पॉन्सर की गई थी और कश्मीर के अंदर जिहादी सोच का वायरस, मेरा मानना यह है, छोड़ा गया था बड़े एक प्लान तरीके से। और लगातार 89 में से तो वहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई थी, पर उससे करीब 20-25 साल पहले से ही वहाँ की जनता में ये जिहादी मानसिकता फैलाने का काम शुरू हो गया था। तो आप ये समझिए कि जब ये 2019 में ये 370 हटाया गया है, तो उससे पहले लगभग 50-60 साल से वहाँ की जनता के मन में अलगाववाद और जिहाद की भावना फैलाई जा रही थी। तो अब हम ये सोचें कि कुल 4-5 साल में 370 हटा के एकदम से ये वायरस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन हाँ, इसमें अब जब 50 साल का जहर जो है, मैं समझता हूँ उसको ठीक करने में 15-20 साल का समय तो कश्मीर से इधर आते हैं आशीष, दो बड़े सोशल मीडिया पे इनके बयान घुमा करते हैं। बिल्कुल, हाँ। एक तो वो आमिर खान के साथ सत्यमेव जयते में पुलिस वर्किंग एज अ डॉग ऑफ द स्टेट, एक तो ये आपका वर्जन, और दूसरा आमिर खान के बेटे शाहरुख खान के बेटे। मैं दोनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसमें पहला वाला जो मैंने आमिर खान के साथ जो इंटरव्यू था, उसमें ये कहा था कि ये एक कई बार ये मानसिकता देखने को मिलती है कि चाहे इसमें मतलब ये मतलब खास तौर से हमारे उस समय का जो परिवेश था यूपी और बिहार के परिवेश में मैं बात कर रहा था कि कई बार जो मतलब सत्तारूढ़ दर के लोग हैं, वो ये मानते थे कि पुलिस बस आंख मूंद के, जैसा सिनेमा में वो सीरियल में दिखाते हैं, कई पिक्चरों में भी देखा होगा। तो मेरा मतलब वो यही था कि कई बार कुछ जो इस प्रकार के बाहुबली राजनेता होते हैं, वो पुलिस के प्रति इस प्रकार का रवैया अपनाते हैं कि पुलिस तो हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी और पुलिस को न्याय से मतलब होना चाहिए, ना जनता के अधिकार से या जनता की तकलीफ से मतलब होना चाहिए, जो हम कहें हमारे इशारे पे उसको काम करना चाहिए। तो मैंने जो एक सोच है, और मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब यूनिवर्सल सोच है, मेरा मानना ये था, उस समय भी मेरा ये मानना था और आज भी मेरा ये मानना है, हर पार्टी में लगभग कुछ लोगों को ये
गलतफहमी रहती है कि अगर हम सत्तारूढ़ दल के हैं तो चाहे हम सही कहें चाहे गलत कहें, पुलिस को हमारी हर बात आंख मूंद के माननी चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये सही नजरिया नहीं है और ये ना सिर्फ पुलिस के प्रति अनफेयर है, ये हमारी डेमोक्रेसी और जनता के हक के खिलाफ भी सही नहीं। मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कुछ पॉलिटिशियंस हैं और उत्तराखंड में कितने हैं मुझे नहीं मालूम, यू विल नो बेटर, बट लेकिन यूपी बिहार में जैसा हम सीरियल्स में देखते हैं, जो पुलिस को एक बार विधायक या मंत्री बनने के बाद में वो जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि वो पुलिस के ऊपर अपना वो झोंक रहे हैं, प्रेशर दिखा रहे हैं, ये पुलिस वाले करके बात कर रहे हैं, तो क्या उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज के जमाने में किसी भी, चाहे पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार हो या किसी भी बड़े नेता या वीआईपी का आम जनता या पुलिस के प्रति दुर्व्यवहार हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मेरी समझ से। मतलब कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर कोई पुलिस वाला ये सोचता है कि वो जनता के साथ अनावश्यक रूप से दुर्व्यवहार करेगा, अपना उनकी समस्याओं के प्रति संवेदना नहीं दिखाएगा, तो उसको जनता टॉलरेट कर लेगी। तो वो माहौल अब बदल चुका है ना। वो उस तरीके का कोई भी पब्लिक का आदमी नहीं टॉलरेट करेगा। सिमिलरली अगर कोई भी जनप्रतिनिधि ये सोचता है कि भाई किसी कुर्सी पे बैठ के, चाहे वो कोई मंत्री की कुर्सी हो, चाहे एमएलए एमपी की कुर्सी हो, कोई सा भी महत्वपूर्ण दायित्व का पद हो, ये बड़ा मैसेज है आपका। अगर उतनी मैं तो एक जो एक समाज में आपकी सुन रही है, हाँ, ये समाज में एक परिवर्तन आया है और मैं समझता हूँ सबको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। पुलिस को भी जागरूक होना चाहिए और हमारे सारे जो भी महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो और विभागों के अधिकारी हों, हम सबको अपनी सोच में, अपनी शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना होगा। उत्तराखंड में आता है दबाव कभी है? देखिए, दबाव की बात नहीं, मेरा मानना ये कभी ऐसा हुआ हो, प्रेशराइज किया गया हो? बात प्रेशराइज की नहीं है, बात यह है कि देखिए मेरा हमेशा शुरू से ये मानना रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें पूरा अधिकार है जनता की कोई भी समस्या या शिकायत अगर है पुलिस से, तो उसको हमारे सामने शालीनता पूर्वक रखने का और मतलब तथ्यों के साथ, तर्क के साथ उन्हें पूरा अधिकार है। ये इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता कि अगर कोई जनप्रतिनिधि मेरे सामने ये आए कि साहब फला केस में पुलिस वाले ये गड़बड़ कर रहे हैं और उसका ये साक्ष्य है और ये उसके बारे में फैक्ट्स हैं, आप इसको जांच करवा लीजिए, तो वो उनका अधिकार है। लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी भी है, मेरा अधिकार भी है और कि मैं उस जो वो विषय मेरे सामने लाए हैं उसकी मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच करा के और उसके बाद जो न्यायोचित मुझे लगता है वो मैं करूं। तो मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं उनकी बात सुनने से मना कर दूं, लेकिन उन्हें भी ये अधिकार नहीं है कि वो मुझे जबरदस्ती ये कहें कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है और उसी को आप करिए। तो मेरा मानना यह है कि जब जनप्रतिनिधियों को पता होता है कि ये उनकी बात शालीनता से सुनी जाएगी, गंभीरता से सुनी जाएगी और उस पर निष्पक्ष होके उस पर मतलब विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड हम कार्रवाई करेंगे, तो आधा दबाव अपने आप ही खत्म हो जाता है। जनप्रतिनिधि भी वहां दबाव मेरे ख्याल से ज्यादा बनाता है जहां उसे लगता है कि पुलिस अधिकारी अपने किसी स्वार्थ या अपने किसी लालच के चक्कर में गलत काम कर रहा है। अच्छा, अंकिता भंडारी जैसा जब केस हुआ हमारे यहाँ, हाँ, अंकिता भंडारी एक कंट्री में हम उसको लेकर चर्चाओं में आए, क्या मानते हैं आपकी जो आपकी पुलिस है, फोर्स है और अंकिता भंडारी का जो ब्रूचुअल मर्डर हुआ जिस तरीके से हुआ, उस दोनों को बीच में हम अगर कनेक्ट करते हैं तो फोर्स को और क्या हम इनहेंस कर सकते हैं या फिर हम जो महिलाओं के प्रति क्राइम केस जो है दुखद केस था निश्चित रूप से। एक युवा लड़की की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है ना, हत्या का मामला पुलिस ने तुरंत उसमें दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन किया, एसआईटी बनाई, कार्रवाई की। तो जहां तक रही उस केस को लेके पुलिस की कार्रवाई, जो मैं उस समय मतलब पुलिस का मुखिया नहीं था, मेरे से पहले की बात है, लेकिन मैंने जो अपने स्तर पे उस कार्रवाई की समीक्षा की, उस केस के बारे में जानकारी की, मुझे नहीं लगता कि जो पुलिस की एसआईटी थी उसने कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन में कमी छोड़ी है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि फिलहाल ये मैटर ट्रायल पे है, सब जुडिस मैटर है, तो इसमें माननीय न्यायालय इस पे विचार कर रहा है, सारे गवाह उनके सामने वो रहे। हमारा मानना ये है कि हमने इसमें
वुमेन्स के प्रति जो क्राइम है उसको लेकर अगर हम यहाँ से कोई एक मैसेज ले पाए और फोर्स को उस हिसाब से तैयार कर पाए। मैं बस ये चाहूंगा कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन कोई भी अगर पुलिस का मुखिया ये कहता है कि वो 100% खत्म कर देगा, तो मैं तो समझता हूँ वो एक झूठा आश्वासन होगा। मैं समझता हूँ जब मतलब समाज है हमारा, और नहीं हमारे यहाँ वैसे दुर्भाग्य बहुत बात है, बहुत कम है, बहुत कम है। उत्तराखंड में ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या हो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं ये जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर जब भी हमारे प्रदेश में कहीं पे भी किसी भी महिला के खिलाफ कोई अपराध होगा, कैसा भी अपराध हो, उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उस पे जो भी न्याय संगत कार्रवाई है उसको मतलब यथाशीघ्र पूरा कराया जाएगा। ये हम अश्योर कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये समझे कि 100% हम अपने प्रदेश से महिलाओं के खिलाफ अपराध को एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया में कोई ऐसा समाज ऐसा है जहां भाई जो दुनिया की सबसे अमीर और एजुकेटेड सोसाइटीज हैं, जहां नारियों को मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मतलब कहा जाता है कि भाई फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा बोलबाला है, नारियों को समान आर्थिक अधिकार है, लीगल अधिकार है। वहां पर भी ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जीरो हो गए हों। आप देखते ही हैं वहां पे भी बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ और बड़े बड़े और लोगों के खिलाफ दुनिया भर के बलात्कार के और यौन शोषण के आरोप लगते रहते हैं। तो ये तो देखिए एक सामाजिक ये जो समस्या है अपराध की, जैसे केस नहीं तो मैं वही बता रहा मतलब कि तो ये आई मीन दैट इज नॉट मतलब जिसे कहूंगा इट इज नॉट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जब पुलिस के सामने कोई भी प्रकरण है तो फिर हमको ये नहीं देखना है कि उसमें जो अक्यूज है वो कितना शक्तिशाली है, कितना धनवान है, कितना प्रभावशाली है। हमें जो भी महिला पीड़िता है उसकी बात को, या उसके अगर मान लीजिए हत्या का मामला है तो उसके परिजनों का जो भी उसकी शिकायत है उसको दर्ज करके उसमें फेयरली इन्वेस्टिगेट करना, कार्रवाई करना। चूंकि राज्य की जनता आपको सुन रही है, थाने चौकियों से होते हुए जब हम ऊपर आते हैं, राज्य की जनता कई बार मुश्किलों का सामना करती है और कनेक्ट नहीं हो पाती है बड़े अफसरों से। जी कैसे आप देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मैंने पाया है कि यहाँ हर नागरिक ये चाहता है कि पहले डीजीपी से बात करे और बाद में थाने पे जाए। तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। मैं इस परिपाटी के इस परंपरा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। नीचे अगर मेरा मानना यह है कि पहले अगर मेरा काम ये है कि मेरे थाने चौकी सही काम करे, मेरा काम थाना चौकी का काम करना नहीं। बिल्कुल, मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। तो मेरे से अगर कोई भी जनता के लोग उम्मीद करते हैं कि मैं एक थानेदार बन के एज डीजीपी काम करूँ, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। थाने में जाना है तो मेरे पास जब भी कोई जनता का आदमी शिकायत लेके आता है, मेरा उनसे यही आग्रह होता है कि पहले आप थाने जाइए, आप थानेदार से बात करिए, आप अपने एसएसपी से बात करिए। अगर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करे तब फिर हमारा हस्तक्षेप उचित है। लेकिन अगर सीधे मैं डीजीपी के रूप में सीधे ही यहाँ पे कॉल सेंटर या एक मतलब जन समस्या का केंद्र खोल लूंगा, तो मैं समझता हूँ हमारी पुलिस व्यवस्था जो है जिस तरह से उसका रचना की गई है वो ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन कभी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ किसी प्रभावशाली व्यक्ति के उसमें कोई जाता है तो थाने में एप्लीकेशन ले ली जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, वो आदमी एसएसपी कह जाता है कार्रवाई नहीं होती है। मेरा यही मानना है कि अगर यही हमारी कमी है कि हमें यही चीज मैं चाहूंगा कि अपने डीजी रहते हुए इस समस्या को दूर करूं कि थाने चौकी वाले भी और जिले के प्रभारी भी, जनपद प्रभारी भी, सभी आने वाले पीड़ितों को समान रूप से उनका मतलब उनकी हमारी जो प्रायोरिटी है वो समस्या पे निर्भर होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति के चेहरे पे। ये क्लियर मैसेज होना, ये मैसेज होना चाहिए कि अगर आपकी समस्या गंभीर है तो तब हम उसे तुरंत अटेंड करेंगे। ठीक है भाई, जैसे अस्पताल में होता है, अस्पताल में क्या होता है, इमरजेंसी का कोई पेशेंट जाता है जिसका हाथ कटा है, गोली लगी है, उसको तुरंत इलाज मिलता है। लेकिन अगर किसी के सर में दर्द है या पेट में दर्द है या उसको मतलब कोई और वैसी समस्या है तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा वही मॉडल जो है हम थाने में भी अप्लाई करें कि जो हमारे इमरजेंसी केसेस है जिनको तत्काल रिलीफ की जरूरत है, कहीं डकैती पड़ रही है वहां तुरंत पुलिस पहुंचे, कहीं किसी महिला के साथ मारपीट हो रही है सार्वजनिक जगह पे वहां तुरंत पुलिस पहुंचे। लेकिन कहीं कोई मतलब प्रॉपर्टी का झगड़ा है या कोई इस प्रकार की साधारण रूप का नाली का विवाद है, मोहल्ले का विवाद है, कोई है, वो
उसको फिर उस हिसाब से प्रायोरिटी पर रखें। छोटा करते हैं आशीष, बिल्कुल। अभी टाइम बहुत है, आपके पास लंबा पीरियड है। नहीं फिर DGP के प्रसन्न जी ऊपर- और आशीष जी, भर्तियां कब आ रही हैं? देखिए भर्तियों का हमने अध्याचन भेजा हुआ है और उसमें कुछ कुछ बिंदुओं पे शासन से विचार विमर्श चल रहा है। कुछ एज रिलैक्सेशन की बात थी, अटेम्प्ट्स को लेके कुछ बात थी, कुछ वेटिंग लिस्ट इंक्लूड करने की बात थी। तो इन सभी चीजों पे शासन से विचार विमर्श चल रहा है और जैसे ही शासन से हमें इसमें स्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं हम भर्ती की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इनिशियल 6 महीने का टास्क क्या है, जल्दी से? देखिए इनिशियल 6 महीने का मेरा टास्क यही है कि एक तो भर्तियां जो हमारी रिक्तियां जो चल रही हैं, लगभग 3000 के करीब रिक्तियां हैं उत्तराखंड पुलिस में, इनको तुरंत पूरा कराएं। दूसरा मेरा इमीडिएट 6 महीने में टास्क ये है कि जो तात्कालिक रूप से हम जवानों की सुख सुविधा के लिए जो भी कर सकते हैं, जैसे कई सारी हमारी बैरकें अभी भी जर्जर अवस्था में है, वहाँ टॉयलेट्स वगैरह में गर्म पानी की समस्या, छोटी छोटी समस्याएं हैं। कई जगह पुलिस लाइन में हमारे जो पुलिस परिवार रहते हैं, जो इनह्यूमन कंडीशंस है, तो उनको कहाँ कहाँ पे हम देखिए, कुछ के तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन कुछ चीजों को हम तुरंत एक्शन करके ठीक करा सकते हैं, तो उनको ठीक कराएं, रिक्तियां पूरी कराएं। और जो खासतौर से जो एक मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा पुलिस में और चुस्ती और थोड़ा सा फुर्ती लाएं पुलिस के काम में, क्योंकि आप जानते हैं अगले 2-3 महीने में हमारे प्रदेश में, पूरे देश में आम चुनाव होने हैं। तो वो भी पूरे देश भर की पुलिस फोर्सेस के लिए एक बहुत कड़ी परीक्षा होंगी कि हमें निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हैं। और उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद ही चारधाम यात्रा और ये सब कांवड़ यात्रा ये सब शुरू हो जाएगी। तो मतलब पिछले वर्षों की भांति ये वर्ष भी मुझे लगता है उत्तराखंड पुलिस के लिए हर तरह से चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। तो अगले 6 महीने में मेरा यही प्रयास है कि जो ये चुनौतियां हैं इनके लिए उत्तराखंड पुलिस को कैसे तैयार करूं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं 6 महीने बाद फिर से हम लोग एक बार खड़े होंगे और देखेंगे 6 महीने में क्या हुआ। बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। खास मुलाकात में आप देख रहे थे डीजीपी अभिनव कुमार के साथ खास मुलाकात। नमस्कार।